तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरण का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब त्वरण का एसआई पूछा है तो त्वरण का निकालने के लिए हमें, त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं और एक्सेलरेशन यानी त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय, ये होता है। तो वेग में परिवर्तन को dv से लिखते हैं और समय को dt से लिखते हैं। तो dv बटा dt होता है त्वरण का, dv बटा dt। तो वेग का क्या एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और समय का क्या हो जाता है आपका मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड, और तो समय का क्या हो जाएगा सेकेंड। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, चूंकि ऊपर चला जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और ये जो होते हैं मीटर पर सेकेंड ये वेग के लिए है और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है बल के लिए। कैसे देखिए, F बराबर होता है m इंटू ए, ठीक है। मास, मास का क्या होता है केजी, ठीक है। ये बल F बराबर होते हैं बल। अब देखिए केजी गुना ए का अभी हमने क्या निकाला m बटा एस स्क्वायर, ठीक है। तो केजी m एस स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो एस पे पावर -2 हो जाएगा। उसी प्रकार इसका भी -2 हो जाएगा, ms -2 त्वरण के लिए, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। ऑप्शन है समतल उत्तल, उत्तल अवतल, समतल अवतल, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समतल उत्तल। अब समतल और उत्तल से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। अब पहले समतल का देखेंगे फिर उत्तल का देखेंगे। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो बनाता है आभासी, ठीक है, या मैं एक सैंबल लिखता जाता हूं, आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा और वस्तु के बराबर बनाता है, ठीक है, वस्तु के बराबर बनाता है। अब उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं। तो उत्तल दर्पण किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है, वो भी बनाता है आभासी, ठीक है, सीधा और आकार में छोटा, आकार में छोटा कर देते हैं, आकार में छोटा बनाता है दर्पण, ठीक है। लेकिन हाँ ये चीज आप देखिए कि समतल और उत्तल में दोनों में क्या सिमिलर देखने को मिला, सीधा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन था कि वस्तु हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो अब समतल और उत्तल दोनों बनाता है, ठीक है। और जहां तक बात रही अवतल की, तो अवतल किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल वास्तविक आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है और ये वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है। क्योंकि ये वाला आप मिरर में देखे होंगे कि मिरर में इन्फिनाइट, वक्रता केंद्र, फोकस और पोल, इस तरह के कंडीशन होते हैं मिरर के सामने, अवतल दर्पण के सामने। अब डिपेंड करता है कि आप वस्तु कहाँ पे, अनंत पे है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है कि वक्रता केंद्र पे है कि फोकस के बीच में है कि फोकस पर ही है या पोल और फोकस के बीच में है, ठीक है। तो वो इस पे डिपेंड करता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है। जस्ट पीछे वाला जो हम डिस्कशन किए अभी उसी से रिलेटेड प्रश्न है ये। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, अनंत और वक्रता के बीच, फोकस पर, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र पर। कैसे, पहले ये देख लीजिए, एक ट्रिक बताता हूं हम, ठीक है। ये है आपका अवतल दर्पण, ठीक है, और इनफिनाइट है यानी अनंत है, उसके बाद होते हैं वक्रता केंद्र, फोकस और पोल। ये ट्रिक याद रखिएगा, ये अवतल दर्पण के लिए और क्वेश्चन भी अवतल दर्पण के लिए ही ऑप्शन देख के लग रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, या तो इमेज यहां हो सकते हैं अनंत पे वस्तु हो सकते हैं, या तो वस्तु हो सकते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, या तो वस्तु हो सकते हैं वक्रता केंद्र पे, या तो वस्तु हो सकते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, या तो फोकस पर हो सकते हैं, या तो पोल और फोकस के बीच हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इमेज का करते हैं हम लोग, इमेज को नीचे बनाते हैं, ठीक है। तो लेकिन इमेज जो है यहां से शुरू करना है, हमेशा याद रखिए, फोकस से। 1 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और 1 बन जाता है दर्पण के दूसरे साइड 6,
ठीक है। तो अब कंडीशन क्या बोल रहा था, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, तो देखिए वक्रता केंद्र पे है तो ये 3 नंबर है, तो नीचे प्रतिबिंब वाला देखिए कितना नंबर पे है, 3, 3 भी वक्रता केंद्र पे। तो इसीलिए अगर वक्रता केंद्र पे कोई वस्तु होगी तो इमेज भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगी और वस्तु के आकार के समान ही बनेगी, जितना आकार का वस्तु रहेगा उतने आकार का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और बाकी कंडीशन के अनुसार जैसा जैसा 1 है, अगर 1 इन्फिनाइट पे वस्तु रहेगी तो कहां बनेगा प्रतिबिंब, 1 कहां से शुरू हुआ, फोकस से, तो फोकस पे, 2 यहां पे वस्तु रखेंगे ऐसा कंडीशन पे तो 2 इमेज यहां पे बनेगी। तो इस प्रकार ये ट्रिक आपको याद रखनी है और किसी भी तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। ऑप्शन है पारा, ब्रोमीन, मैग्नीशियम, कोई नहीं है, एक से अधिक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। क्यों कोई नहीं, क्योंकि पारा जो है, ठीक है, वो धातु होते, वो कमरे के ही ताप पे, हथेली पे रखने की यहां पे बात करी जा रही है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये कमरे यानी रूम टेम्परेचर पे ही ये जो होते हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और ब्रोमीन जो भी होते हैं वो भी रूम टेम्परेचर पे जो होते हैं वो भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो ये दोनों ही जो है एक धातु है पारा और एक अधातु है, दोनों ही जो है कि रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में रहने वाले, लिक्विड फॉर्म में रहने वाले जो है कि एलिमेंट है, और मैग्नीशियम का कोई लेना देना ही नहीं है। तो कौन से हैं आखिर, कोई तो है नहीं, तो इसीलिए कोई नहीं मारा। लेकिन राइट आंसर क्या होगा, अगर ऑप्शन में रहता तो क्या होता, तो हथेली में गैलियम और सीजियम, ठीक है, गैलियम और सीजियम जो है ये दोनों हथेली पर रखते ही क्या होते हैं, पिघल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो होते हैं रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर, यानी जितना बॉडी का टेम्परेचर है उसके बराबर टेम्परेचर पे ये पिघलने लगते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपको मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। ऑप्शन है नियॉन ब्रैकेट के अंदर है s² है, दूसरा है 2 8 2, 1s, तीसरा है 1s², 2s², 2p6 और 3s2। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होती है, और 12 होती है तब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, सबसे पहले जानना है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 12 पुराना है। तो ये भी हो सकते हैं कंडीशन 2 8 2, यानी 2 8 10 और 2, यानी ये भी क्वेश्चन सही है आपका आंसर। अब एक तरीका इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि आप एस ब्लॉक पी ब्लॉक भी दिखा सकते हैं कि 1s², 2s², जो कि यहाँ पे बना है देखिए 1s², 2s², 2p6 और 3s2। तो काउंट कीजिए, 2 2 कितना हो गए, 4 4 और 6 कितना हो गए, 10 10 और 2 12, यानी ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है इस तरह का। और अब देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दिया हुआ है, तो इसमें आपको बस ये जानना है कि नियॉन ब्रैकेट में बंद है, ठीक है, नियॉन ब्रैकेट में बंद है। नियॉन का होता है परमाणु संख्या 10, ठीक है। तो नियॉन का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा नियॉन का डायरेक्ट नियॉन ही लिख दिया गया, यानी 10 तक हो गया क्लियर। अब आपको बस 2 जोड़ना था इसमें, तो s² दिया, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12। तो इस प्रकार ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, यानी तीनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, तीनों तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। तो इस अनुसार ये एक से अधिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको कम से कम 30 तक जो है कि एलिमेंट के परमाणु संख्या याद रहने चाहिए। 30 तक में ही सारे आ जाते हैं, इससे ऊपर पूछता भी नहीं है उतना, ठीक है। तो 30 तक आपको कम से कम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। इस टाइप का कंडीशन किस प्रकार बनता है, कैसे पता लगा सकते हैं, 2 8 8, ये सीक्वेंस क्यों पता चलता है। देखिए पहले आपको हमेशा 2 लिखना है, फिर 8 लिखना है, फिर 8 लिखना है, 8 से कम है तो वहीं तक खत्म हो गया। अगर 8 से ज्यादा है परमाणु संख्या तो 8 के बाद फिर आप लिखना शुरू करेंगे 18, 18 जरूरी नहीं 18 ही लिखना है। अगर 8 के बाद यहां पे आप 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ऐसे कर कर करके 18 तक लिख सकते हैं। इसके बाद फिर 18 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद 2 8 8 18 और फिर 32 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 7 आवर्त है ना, सब आवर्त में कितने एलिमेंट है उसी के अनुसार ये बनता है, ठीक है। ये कक्षों की संख्या, ये कक्षों की संख्या के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है, ठीक है। तो लेकिन 7वां वाला आवर्त का जो है अभी भी अधूरा है, इसीलिए सिर्फ 6 ही हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चारकोल द्वारा कौन सी गैस तेजी से अधिशोषित किया जाता है। ऑप्शन है CO N2 NH3, कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका NH3 एमीन हो जाएगा,
क्यों अमीन हो जाएगा? क्योंकि चारकोल द्वारा जो अमोनिया है वो, सॉरी अमोनिया, NH3 किसको बोलते हैं? अमोनिया को। जो चारकोल द्वारा जो अमोनिया है गैस तेजी से अवशोषित होता है। ये अमोनिया गैस चारकोल द्वारा जो है ना ये तेजी से अवशोषित होता है और इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से यह अमोनिया आसानी से द्रवित हो जाती है और चारकोल उन यौगिक को तेजी से अवशोषित कर लेता है द्रवित होने की वजह से, तो आसानी से द्रवित हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? NH3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ के देबो मतलब डब्बो, यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, डब्बो पर जिंक के बजाय यानी Zn के बजाय हम लोग टीन का, देखिए तीन हो गया, सॉरी, टीन का लेप क्यों चढ़ाते हैं? ऑप्शन है टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है, कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है। आपने 9th क्लास में अभिक्रियाशील, 9th की 10th में है ये अभिक्रियाशील श्रेणी वाला पढ़ा होगा, जिसमें सबसे उच्च अभिक्रियाशील है पोटेशियम, फिर दूसरा है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर के ना का, फिर Mg का। इसका ट्रिक भी है, केदारनाथ का, माली, आलू यानी एल्युमिनियम, फिर इसके बाद है जरा यानी जिंक, है ना, जिंक, यानी ये सब जो है कि क्रियाशील श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये सब क्रियाशील श्रेणी में अधिक क्रियाशील वाले ये सब एलिमेंट है। सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक। तो इसीलिए जिंक का नहीं करिए करते क्योंकि वो रिएक्ट कर लेंगे खाद्य पदार्थ से, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा, इसीलिए टीन का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो बहुत कम क्रियाशील होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मीसोसोम कौन सी कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, दोनों में, या कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। जैसा कि आपने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक अंदर की तरफ धसा हुआ एक स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेगा, उसी को हम लोग मीसोसोम कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में आपको एक फ्लैजिला भी मिल सकते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका ज्यादातर सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है, जैसे निवालु, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, इन सबों में पाया जाता है। और जो इसमें होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होते हैं वो स्पष्ट होते हैं। आपको इसमें डीएनए देखने को मिलेंगे दो तरह के, एक जीनोमिक डीएनए मिलेंगे जो इस प्रकार राउंड राउंड होंगे, और एक होंगे इस प्रकार रिबन टाइप के जिसको प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। इसमें आपको जीव द्रव झिल्ली देखने को मिलेगी और इसमें सेल वॉल भी देखने को मिलेगा, यानी कोशिका भित्ति। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जिसमें जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका है उन सभी में कोशिका भित्ति होंगी, बट एक्सेप्शन आप ये याद रखिए जो कि माइकोप्लाज्मा है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि किसने बताया कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है? ऑप्शन है स्लाइडेन स्वान, रॉबर्ट हुक, वीरचॉ, कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वीरचॉ, क्योंकि स्लाइडेन स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। उन्होंने बताया था कि एक जो थे स्लाइडेन थे ये जो थे बोटनिस्ट थे, ठीक है, और स्वान जो तो ये जो थे जूलॉजिस्ट थे यानी जंतु विज्ञान वाले। दोनों ने जो एक 1838 में और एक 1839 में दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया कि प्रत्येक जीव जो होते हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। बट जब वैज्ञानिक सब ने परीक्षण किया, फिर इन सब सवाल पूछा गया कि बताइए कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। आपने तो ये बता दिया कि कोशिका जो होते हैं प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं, लेकिन नई कोशिका कैसे बनती है? तो इस मामले में स्लाइडेन और स्वान फेल हो गए। उन्होंने ये नहीं बता पाया कि कोशिका विभाजित कोषे होते हैं या फिर नई कोशिका कैसे बनते हैं। तब वीरचॉ ने बताया कि कोशिका जो होते हैं अपनी मातृ कोशिका से ही विभाजित होकर नई कोशिका बनाते हैं, यानी अपनी पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका बनाते हैं। एक कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका में बदल जाते हैं। ठीक है, और रॉबर्ट हुक ने तो सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में क्या किया था, जो है कि मृत कोशिका की खोज की थी कॉर्क कोशिका में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान जान ही रहे हैं जिससे हम लोग सुनते हैं।
तो इसमें सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है स्टेपिज, मेलियस, इनकस, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिज। अब एक बार ध्यान दीजिए, कान में 3 तरह की हड्डी होती है, तीनों स्टेपिज भी होती है, मेलियस भी होती है, इनकस भी होती है। लेकिन जो स्टेपिज होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है और मेलियस इनकस भी कान की ही हड्डी होती है। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। और वीडियो इसी तरह की अच्छी लग रही हो, एमसीक्यू अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? ठीक है, ऑप्शन है लाइसोसोम, तारकाय, बड़ी राजधानी, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। क्यों हो जाएगा? पहले ध्यान दीजिए, पादप कोशिका कहा जा रहा है, ठीक है, और पादप कोशिका में ना तो लाइसोसोम होता है ना ही तारकाय होता है, ठीक है। याद कीजिए कि जो लाइसोसोम होते हैं वो उसमें बहुत तरह के कुछ एंजाइम होते हैं और वो पचाने का काम करते हैं, और कभी कभी लाइसोसोम खुद के कोशिका को भी पचा लेते हैं, और इसी वजह से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहते हैं। तारकाय क्या है? जो कोशिका विभाजन होती है उसमें मदद करती है, ये कोशिका विभाजन में तारकाय, ठीक है। तो बचा क्या? तो बड़ी राजधानी, ठीक है। लेकिन अनुपस्थित पूछा जा रहा है ना, तो ये दोनों ही अनुपस्थित नहीं होते हैं, इसी वजह से हमने राइट आंसर बताया कि एक से अधिक होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में F3 है, ऑप्शन है GnRH, एपिनेफ्रिन, FSH, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन क्यों बोला हमने? एपिनेफ्रिन क्या है? जो एड्रीनेलिन हार्मोन होते हैं उसी को एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? एड्रीनेलिन हार्मोन से फियर, फियर, फ्लाइट, फियर, फाइट या फ्लाइट कुछ भी लिखिए, और फ्लाइट, ठीक है, करो, मरो या उरो हार्मोन कहते हैं इसे, यानी 3 तरह के एफ होते हैं, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। तो जब ऐसा कोई कंडीशन आता है, जैसे आपने सांप को अचानक देख लिया, आपने शेर को अचानक देख लिया, तो उस समय ये एड्रेनालिन हार्मोन काम में आता है और आप अचानक कोई भी डिसीजन लेते हो, ठीक है। तो इसी वजह से एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन हार्मोन को क्या कहते हैं? मनुष्य में F3 कहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की। हाँ, GnRH क्या है? ये GnRH जो है आपका मनुष्यों में 2 तरह के हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH जो कि नीचे दिया हुआ, इन दोनों को रेगुलेट करते हैं, और ये क्या करते हैं? जो फीमेल के सेक्स से संबंधित कुछ चीजें, जैसे फीमेल में एग से जो ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं, ठीक है, इन सब का निर्माण, मनुष्यों में स्पर्म फॉर्मेशन, इन सबों में जो हेल्प करते हैं GnRH में जो LH FSH दोनों आते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सा भाग वाटर का अवशोषण करता है? ऑप्शन है छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा, वाटर का अवशोषण कह रहा है, तो ऑप्शन है छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, तो आपका हो जाएगा बड़ी आंत, ठीक है। छोटी आंत में क्या करता है? छोटी आंत में पूर्ण अवशोषण करता है, पाचन की क्रिया, पूर्ण पाचन जो होता है आपका छोटी आंत में ही आके होता है, और अवशोषण भी यही होता है, क्योंकि छोटी आंत में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं? रोम भी कहते हैं, उसमें होते हैं रोम में ब्लड वेसल, और जो पूर्ण पाचित भोजन होते हैं वो किस में चलाते हैं? इस रोम के थ्रू ब्लड वेसल्स में इसमें होते हैं, और वो फिर हर एक कोशिका तक पहुंचाते हैं जो पाचित भोजन होते हैं। तो पूर्ण पाचन या पूर्ण अवशोषण कहां होते हैं? छोटी आंत में। अब बड़ी आंत में केवल पाचन से संबंधित कोई क्रिया नहीं होती, केवल जो जल होते हैं H2O उसका अवशोषण करते हैं, ठीक है। फिर आमाशय जो होती है वहां फिर प्रोटीन का पाचन होते हैं, ठीक है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन से अंग का कवच CaCO3 का बना होता है? ऑप्शन है मोलस्का, अर्थोपोडा, पोरीफेरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोलस्का। जो मोलस्का संघ में जो जीव आते हैं ना, उसके ऊपर एक कवच होता है, ठीक है, कवच होता है, वो काफी कठोर होता है, क्योंकि वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो वो मोलस्का के संघ में जीव आते हैं, जैसे सेल हो गए, घोंघा हो गए, यही सब चीज, ठीक है। अगर और ये जो अर्थोपोडा है ये सबसे बड़ा संघ है, जितने भी कीट हो गए, स्पाइडर हो गए, ये सभी किस में आते हैं? अर्थोपोडा में आते हैं। पोरीफेरा में आते हैं स्पंज, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पेरिस्कोप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। तो जो पेरिस्कोप होते हैं इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तरफ वर्क करते हैं, ठीक है, ये है पेरिस्कोप, और इस प्रकार मिरर लगाया जाता है इस प्रकार, ताकि लाइट इस प्रकार रिफ्लेक्ट कर करके पहुंचे, और इस प्रकार हम लोग यहां से यहां की चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि केपलर का द्वितीय नियम कौन से सिद्धांत पर काम करता है?
ऑप्शन है कोणीय संवेग संरक्षण पे, जड़त्व के सिद्धांत पे, एक से अधिक, कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। अब देखिए केपलर का द्वितीय नियम को कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से समझा जाता है। कारण क्या है कि केपलर का दूसरा नियम क्षेत्रीय वर्ग से संबंधित है, जिसे कोणीय संवेग संरक्षण के आधार पर यानी dA/dt बराबर R2ω/2 के रूप में सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर जड़त्व का क्या सिद्धांत है? जब कोई वस्तु विराम में है तो विराम ही रहना चाहता है, और कोई वस्तु गति में ही रहना चाहता है। इसी वजह से बस अचानक खुलती है तो खरा यात्री क्या होते हैं, बस अचानक खुलने से यात्री जो होते हैं पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, और बस अगर गति में है और अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन है ओम मीटर, ओम, वेबर, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओम। जो प्रतिरोध होते हैं इसका एसआई मात्रक होता है ओम, और प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यशद पुष्प किसे कहते हैं? ऑप्शन है ZnO, CaO, H2O। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड। और CaO क्या है? इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसी को अगर जल से रिएक्ट करा देंगे तो CaOH2 बन जाता है। ठीक है, जिसका पेंट वेंट हम लोग दीवार का चमकाने में करते हैं। ठीक है, तो यह सब पुष्प किसको बोलते हैं? ZnO को। इसको फिलोस्फर वूल भी कहते हैं। और ZnO जो होता है ये एक सफेद चूर्ण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा फास्फोरस स्वतः ज्वलनशील होता है? ऑप्शन है श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस हो जाएगा, क्योंकि जो श्वेत फास्फोरस है ये वायु में जो होते हैं ये स्वतः जलने लगते हैं, ये स्वतः दहनशील होते हैं, लेकिन लाल फास्फोरस स्वतः नहीं जलते हैं। अब कैसे आप समझेंगे? हमारे जो माचिस की तीली में होते हैं वो लाल फास्फोरस ही होते हैं, तो क्या वो स्वतः जलने लगते हैं? नहीं, उसे जब तक रगड़ा नहीं जाता है बगल वाले स्लाइड पे तब तक नहीं जलते हैं। और काला फास्फोरस फास्फोरस से ही, जो श्वेत और लाल फास्फोरस है, श्वेत फास्फोरस से ही तैयार किया जाता है काला फास्फोरस को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पेट के एसिड को बेअसर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? MgOH2 को, CaOH2 को, Al2CO3 को, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा MgOH2। तो ऐसा कहा जाता है जो एसिड होते हैं उसके असर को बेस ही काटता है। तो यहां पे जो है कि ये भी बेस है, ये भी बेस है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी कौन होते हैं? MgOH2। इसे एंटासीड के रूप में भी उपयोग किया जाता है MgOH2 को। ठीक है, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। अगर इसी तरह की MCQs आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।